अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका ये आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। उस उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं कि आप जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका नाश्ता जो है या तो किसी ने आपको दे दिया होगा या आप खुद बना रहे होंगे। कोई ना कोई में से तो होंगे, आपका कोई ना कोई तो रोल होगा। या आप बनाने वालों में होंगे या आप खाने वालों में होंगे या आप खाने वाले बनाने वाले दोनों में होंगे। तो आप कौन से वालों में हैं? मैं खुद बना के खाने वालों में अच्छा, पर खिलाने वालों में से भी हो? खिलाने वालों में से भी। किसको खिलाती है? नहीं, अभी आजकल तो किसी को नहीं खिलाती। क्यों? खदीजा को? खदीजा उससे उठी भी नहीं होती जब मैं। खदीजा का नाश्ता कब होता है? ये कुछ खदीजा का नाश्ता होता है 12 बजे, क्योंकि वो 12 बजे उठती है। और कौन खिलाता है? मामा। क्या खिलाती है? अभी तो सिरिलैक खिलाती है। अच्छा, क्यूट यार। आई एम श्योर वो एंजॉय करती होंगी सिरिलैक खिलाना। वो सिर्फ सुबह इस तरह खाती है खाना, वरना फिर बाद में जो भी हम खा रहे हो, हम अगर चावल खा रहे हैं दाल चावल खा रही है, तो आई एम श्योर शी मस्ट बी वेरी अटैच्ड टू योर मदर। हाँ, मैं मामा और आयशा से तो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। हलीमा, दैट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट। आज मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊंगा। कल टॉपिक मैंने तोबा से हमने डिस्कस किया। एक टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पर होते एक चौकीदार, उनका नाम है शेर खान। और शेर खान साहब जो है वो जो मालिक है वहाँ पे, जब वो आते हैं अपनी 8-9 करोड़ की गाड़ी में, आई हैपन टू नो हिम एज वेल, तो वो गाड़ी में जब आते हैं तो शेर खान से मेरी सलाम दुआ, पता है मेरी सलाम दुआ हर किसी से हो जाती है। तो मैंने शेर खान साहब से पूछा, और ये मुझे वाकया डॉक्टर साहब ने भी सुनाया था, एंड देन आई हैपन टू टॉक टू देम एज वेल। सो हुआ क्या कि शेर खान साहब कहते हैं कि यार कितने खुशनसीब है वो टेक्सटाइल मिल वाले, क्योंकि आप लोग सब जानते तो मैं नाम उनका नहीं लूँगा, तो उन्हें कितने खुशनसीब है, इतनी बड़ी गाड़ी में आते हैं, पैसा तेला है इनके पास, बैंक भी है इनके अपने। ये शेर खान कह रहे हैं आपको? शेर खान कह रहे हैं कि सब कुछ है इनके पास, कितने खुशनसीब है। और तो मैंने कहा खुशनसीब आप भी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके 4 बेटे हैं और आपके बेटे आपके कद के हिसाब से, और आप जब खड़े होते हैं लगता है 5 भाई हैं। कहते कि यार जब 20 तारीख तक मैं काम करता हूँ सारा, और 20 तारीख के बाद मेरे पास आटा और उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं काश आप भी पढ़ जाते, काश आपने भी कुछ किया होता तो आज आप उनकी जगह होते। जो मालिक है कहते मुझे बात करते तो मेरा दिल दुखता है। मेरे बीवी बच्चे कहते हैं। ये बात खत्म हुई। जो टेक्सटाइल मिल के मालिक ये सोच रहे होंगे कि उसकी 4 बेटे और मेरा नहीं। नहीं, मालिक ये सोचते नहीं, उनका बच्चा है। अच्छा सुने, मालिक कहते हैं कि यार ये चौकीदार कितना खुशनसीब आदमी है कि इसके 4 बेटे जो उसके साथ खड़े होते हैं। तो मैंने कहा बेटा तो आपका भी पता है, हालात पता है कि बेटा, कहते मेरा बेटा नॉर्मल है, वो चल फिर नहीं सकता और मुझे उसको देख के दुख होता है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन किसी को देने के लिए नहीं है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक साइकोलॉजी में टर्म होती है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैंने आई हैव हर्ड दिस वाक्य एज वेल एंड आई नो द पर्सन एज वेल। सो बिहेवियर मॉडिफिकेशन ये होता है कि आप उसको एक्सचेंज कर देते हैं। आप कहते हैं कि आप चीज़ें एक्सचेंज कर लें। तो आप यकीन माने, जब दोनों से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं करनी है एक्सचेंज। दोनों ने इनकार कर दिया। दोनों ने कहा नहीं, हम अपने बच्चे नहीं देंगे। उसने कहा अपनी जायदाद नहीं दूंगा। हम एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसका एनालिसिस तुम दोगी। एनालिसिस इसका एक छोटा सा देंगे, कहीं मत जाएगा एक और सुबह हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो चीज़ आपके पास मौजूद होती है उसकी शायद आपको इतनी कदर कीमत नहीं होती, लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन दी जाए, स्पेसिफिकली औलाद के हवाले से बात कर रहे हैं, एंड देयर इज ऑलवेज द ग्रास ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ठीक है। आपको हमेशा सरसब्ज लग रहा होता है। पिछले दिनों मैंने भी ये बात हुमायूं से की थी। मैं एक बंदे के बारे में बात करी थी कि मैं उसको देख के सोच रही थी कि वो कितने पैसे कमा रहा है, वो मुझे देख के सोच रहा था, वो हुमायूं को देख के सोच रहा था। मतलब एक ट्रायंगल था कि हम सब एक दूसरे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। बट द थिंग इज़ कि औलाद एक वाकई ऐसी चीज़ है जो जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछना चाहिए कि वो कितनी बड़ी नेमत है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस तरह से हुमायूं ने जिक्र किया, कि उनके पास औलाद की नेमत मौजूद है, लेकिन खुदा न खास्ता अल्लाह ताला ने उन्हें किसी चीज़ से महरूम रखा हुआ है। यानी कि टांगें नहीं काम करती, या एक बाजू नहीं है, या एक हाथ नहीं है, इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन पेरेंट्स के लिए अपनी औलाद को। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बिकॉज यू हैव वन। आप
औलाद को अगर एक जुमले में डिफाइन करें, मैं आपको अगर ये बताऊं, मैं ज़ैनब से तो सलाम करता हूँ, आप थोड़ा सा टाइम लें क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू एक जुमले या एक दो जुमलों में करना। एक जुमले इस तरह से मैं नहीं कर सकती, लेकिन नहीं तो आप ले लो, आई वांट यू टू डिफाइन। हम आज कॉलर से ही पूछेंगे। मुझे लगता है कि आप दुनिया में, जिंदगी में अगर किसी इंसान से, अपनी ज़ात से, अपनी बॉडी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो वो आपकी औलाद होती है। Really? एट टाइम्स Not even husband? नहीं, एट टाइम्स जो है वो करनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मंसूर को बात पता है, वो भी यही कहेगा, लेकिन करनी नहीं चाहिए। लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि जैसे कल रात घर पे मेहमान आए हुए थे और वो चीज़ें समेटने में और सब कुछ करने में काफ़ी मुझे टाइम लग गया। फिर उसके बाद मैं लेटी और खदीजा जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन सोई। आई जस्ट डोंट नो, मैं पढ़ के उस पर फूंकती भी रही, पता नहीं नज़र लग गई, कुछ ऐसी चीज़ हो गई, मुझे कोई बेचैनी की कोई रीज़न नहीं थी। और फिर वो सुबह 5 बजे उठ गई। 5 बजे उठने के बाद फिर वो 7 बजे सोई, और 7 बजे जब वो सोई तो मेरे उठने का टाइम हो चुका था, तो मैं मेरे ख्याल से 4 घंटे सोई होंगी, और उन 4 घंटों में मैं शायद 3 दफ़ा बीच में उठी थी। तो आप ये सोच लें कि मैं कितना टाइम सोई, लेकिन मुझे एक भी दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उस पर गुस्सा आया हो या मुझे हुआ हो कि ये क्यों नहीं सो रही है और मेरी नींद ख़राब हो रही है। वरना आप, नींद एक ऐसी चीज़ है कि आप, वरना अगर इसकी जगह कोई और होता तो तुम, मैं उसको सामने वाले नाले में फेंक देती। हमारे घर के सामने एक छोटा सा नाला है, मैं उसमें फेंक देती हूँ उसका कि यहाँ से जाए। बट आपको अपने से ज़्यादा उनसे मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम, दैट्स अ वेरी गुड डेफिनेशन। वालेकुम सलाम। यू एक्सप्लेन वेरी वेल। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों? ज़ैनब बिल्कुल ठीक। 2 बच्चे हैं, औलाद को कैसे एक्सप्लेन करोगी? बहुत मुश्किल, नॉट द सेम वर्ड, आई नो, बहुत मुश्किल वर्ड है ये, औलाद को एक्सप्लेन किया ही जा ही नहीं सकता, और अल्लाह की दी हुई नेमत को तो बयान किया ही नहीं जा सकता। फिर भी तुम अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम अगर अल्फाजों को जमा करो तो क्या कहोगी? तुम्हारे जहन में क्या आता? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन तुम कहोगी क्या अगर तुम्हें औलाद के बारे में कहा जाए कि औलाद तुम्हारे लिए क्या चीज़ है? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे अल्लाह मियाँ ने इतने प्यारे 2 बच्चे दिए। सबसे पहली बात, मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ। और ऐसा, जैसे आपने एक स्टोरी जो सुनाई और उसमें ये था कि उसके बच्चे जब वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं 20 तारीख को, तो उसके बच्चे कहते हैं कि पैसे कमा के लाओ। आपकी तरबियत जो है वो आपके हाथों में होती है, आपकी औलाद जिस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं आपके हाथों में होता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का कि मेरे बच्चे बहुत बच्चों से बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। और मैं जब अपनी बेटी को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरी जितनी मेहनत है ना 10 साल की, वो पूरी हो जाती है। ज़ैनब, आपने बहुत अच्छी बात की है, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं खुद इस चीज़ के लिए बहुत अकाउंटेबल अपने आप को समझती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने जब एक नेमत दी है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको कि आप उनको किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं, उनको क्या सिखाते हैं, अच्छे बुरे की तमीज़। मैं आज ही आपसे सुबह बात कर रही थी कि मुझे कभी कभी खौफ आता है कि पाकिस्तान की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या है, वो क्या बन रही है जब ये बच्चे बड़े होंगे। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, उसे क्या बना रहे हैं, एग्जैक्टली उसे क्या बना रहे हैं जब ये बच्चे बड़े होंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए क्या फ्यूचर है। ज़ैनब, एक सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ, मुझे बताओ तुमने क्या ऐसा किया है कि तुम्हारी बेटी अंडरस्टैंड करती, कोई एफर्ट डालनी पड़ी कि वो नेचुरली ऐसी थी? नहीं, नेचुरल एक उसके अंदर है, वो तो वैसे मैं कहती हूँ अम्मी एहसास पसंद है। हाँ, सबकी अम्मी है, वो वैसे ही वक्त से, हाँ, वो समझदार बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि मैंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम, मैंने अपनी चीज़ों को पीछे रखा और अपने बच्चों को टाइम दिया बहुत ज़्यादा। जो दिन रात मेहनत मैंने की उन पर, और मैं आज भी कर रही हूँ, और मैं ये बात बोलती हूँ कि मैं मैक्सिमम टाइम उनको देती हूँ। बेशक मैं बहुत चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर देती हूँ, मैं कहती हूँ ओके, मुझे अब जैसे मुझे ही पता है आगे शादी आ रही है और इब्राहिम का फ्राइडे को इमला होती है, तो मैं 2 दिन पहले उसको तैयारी करवा दी है ताकि उसकी इमला में डिस्टर्बेंस ना आए, क्योंकि मैं तो हुई नहीं 2 दिन। गॉड, दैट वर्ड बहुत ज़्यादा है। हाँ, इमला, और वो उर्दू और इमला बहुत मुश्किल। ज़ैनब और हलीमा, क्योंकि तुम दोनों के बच्चे, आई डोंट हैव अ स्टांस ऑन दिस, आई डोंट हैव किड्स, तो मुझे बताओ कितना फ़र्क पड़ा जैसे अपने बच्चे हुए, अपने माँ बाप की कदर में, अपने माँ बाप को वक्त देने में कितना फ़र्क पड़ा, कितना एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं किया उनके लिए यार हमने? बिल्कुल, ये तो बहुत डीप क्वेश्चन है, वो पहले वाले क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए। दूसरा ये कि मुझे बहुत सी जगहों पे ये फ़ील होता है, जैसे आयत, मैं ये नहीं कहती कि 100% आयत इब्राहिम बिल्कुल परफेक्ट चलते हैं, लेकिन जब कभी वो पलट के मुझे जवाब देते हैं या मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ ये तो मैंने अपने माँ बाप के साथ भी किया हुआ है, तो मुझे ये बहुत एहसास होता है कि मैंने बहुत गलत किया। और उस पर फिर मैं अपने बच्चों को रिएक्शन नहीं देती, जो जिस तरह का मुझे रिएक्शन मिला है मैं कभी वो नहीं करती। मैं समझती हूँ कि ओके, ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, हलीमा, वेरी क्विकली। यार मुझे लगता है कि जब आपका बच्चा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इस बात का एहसास होता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या क्या किया है। एंड आई वाज द 4th born,
तो मैं अपनी मोहब्बत को उस तरह से समझती हूँ कि चौथी बेटी पे भी उनकी मोहब्बत क्या थी, लेवल क्या था उसका, तो वो तो आप कभी भी उसको पूरा नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। कोशिश ये होती है कि हर तरह से, जिस भी तरह से कंफर्ट उनको कर सकें वो करें, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कभी भी हम वो कर ही नहीं सकते जो उन्होंने हमारे लिए किया। और ये मैं इस चीज़ को इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करती हूँ कि ये फितरत है। फितरत यही थी कि उन्होंने हमसे मोहब्बत की और हम आगे। आपने ना ये बात कर दी है, अख्ताम मैंने यही करना था कि दिस इज अ रूल, ये हमेशा होता जाएगा कि आपको तभी कदर आएगी जब आपके पास वो चीज आएगी। दैट्स द फितरत। क्या बना रहे हो? आज हम चिकन स्टेक बना रहे हैं वाइट सॉस के साथ। रिच छोटा सा ब्रेक इस अमीरी के साथ हम जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कॉर्स। इसी दुआ के साथ कि आपका हर दिन और आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं और आप लोग भी कॉल करके हमारे टॉपिक के हवाले से कुछ बताना चाहें। कोई ऐसी चीज़ आपने एक्सपीरियंस की हो, अपनी फैमिली में एक्सपीरियंस की हो, फ्रेंड्स में एक्सपीरियंस की हो कि वो किसी चीज़ पे अनथैंकफुल थे अपने बच्चों को लेकर और फिर बाद में उनको एहसास हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त दुनिया में बेऔलाद हैं। बेऔलाद ऐसे भी जोड़े मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा सालों तक ये ख्वाहिश करते रहे कि हमें बेटी हो या बेटा हो और वो भी उन्हें ना मिल सका। कल भी हम एक ऐसे उसके हवाले से बात कर रहे थे, हुमायूं ने हमें बताया कि उनके 8 बेटे जो हैं वो हो चुके हैं और वो बेटी की ख्वाहिश करते करते 8 दफ़ा जो है वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको औलादे नरीना दी। अल्लाह ताला सबके दिलों की ख्वाहिशात को जो है वो पूरा करे। कभी कभी देर भी हो जाती है, जैसे मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड शी गॉट माशाल्लाह उसकी बेटी हुई है आफ्टर 11 इयर्स, मतलब और लोग इतने अजीब थे और यहाँ तक कि मेरी जैसी जनरेशन मैं दोस्तों कहते थे यार इनकी औलाद नहीं हो रही, वैसे इनकी औलाद, मतलब इस तरह की हमारी जनरेशन जो इतनी पढ़ी लिखी है तो यूज़ टू से दैट। तो ये बड़ा सेंसिटिव सी चीज़ होती है, किसी के सामने ना करे। अब जैसे कि मुझे याद है, मैं जल्दी से बताऊंगा कि मेरे अभी कज़न की रिसेंटली डेथ हुई तो उसकी बेटी बिल्कुल 3-4 साल की थी, वहाँ पे खड़ी हुई थी, तो कहती ये कौन है, तो अब मैं कहने लगा ये मेरे अब्बू हैं, तो पता है मैं चुप हो गया। मैंने कहा मैं इसके सामने नहीं कहूँगा ये मेरे अब्बू हैं, बिकॉज के अब्बू की डेथ 3 दिन पहले हुई है। सो आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ता है, क्या पता किसकी दिल आज़ारी हो जाए, और दिल में मौला होता है, तो इसलिए ज़रा कोशिश किया करें किसकी दिल आज़ारी ना करें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुमायूं आप। आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फिजियोथेरेपी के हवाले से बात करेंगे। जब भी ये थोड़ा सा सर्द मौसम की तरफ हम जाना शुरू होते हैं, बहुत सारे लोगों को बैक पेन होना शुरू हो जाता है, नेक पेन होना शुरू हो जाता है। इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्या ये मौसम के शिफ्ट की वजह से है या नहीं? वो पेन पहले से मौजूद था, हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया और जैसे ही मौसम ने थोड़ी सी करवट ली तो हमें इस बात का एहसास होने लगा कि ये जो बहुत पुराने दर्द हैं ये अब हमें दोबारा से हो रहे हैं। और उनके लिए कौन कौन सी थेरेपीज़, कौन कौन सी रेमेडीज़ या फिर डॉक्टर के पास जाना, इन तीनों चीज़ों में से क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं, जिनेवा से अपनी पढ़ाई जो है वो मुकम्मल करके पाकिस्तान आई हैं और यहाँ पर जो है वो अपनी खिदमात से अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सना सलीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना, very good morning to you. Thank you very much. Please have a seat. Thank you very much for coming to the show and आप जिनेवा से राइट फ्रॉम जिनेवा यहाँ पहुँची हैं हमारे पास? नहीं, मेरा बेसिकली जो मेरी हाफ एजुकेशन है वो पाकिस्तान से, डॉक्टर फिजिकल थेरेपी पाकिस्तान से, रिफ इंटरनेशनल से, और बाकी जो ऊपर सारी मैंने डिप्लोमाज एंड कोर्सेज हैं वो कुछ जिनेवा से हैं, कुछ अमेरिका से हैं। जिनेवा क्यों आपने चूज़ किया? वाई जिनेवा? बहुत खूबसूरत जगह है इसलिए। ये बस ये वजह थी? नहीं, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे यूथ एज एजेंट ऑफ बिहेवियर चेंज वहाँ पे मैंने ICRC के साथ किया था, तो वहाँ पे उनका वन ऑफ द बेस्ट है। सो दैट वाज द रीज़न। एक तो ये था एंड दूसरा ये ऑब्वियसली बहुत प्यारा है। तो I was very young when I went to Geneva. My grandmother lives there for a very long time. My mamu is there. But it's a beautiful place yet again. But the people are very hardcore. अल्लाह माफ़ करे, इतनी जल्दी दोस्तियाँ नहीं करते हो, बड़े मुश्किल लोग हैं। But चलो डॉक्टर सना, हम आपसे अपने टॉपिक की तरफ सबसे पहले जो है वो पूछेंगे। बहुत सारे लोग जिनके पास औलाद जैसी नेमत होती है वो अक्सर इस बात को रियलाइज़ नहीं करते और कंप्लेन करते रहते हैं, तंग करता है, ये करता है, वो करता है इस तरह से, और कहना नहीं मानता, खाना नहीं खाता, बहुत सारी से रात को जगाए रखता है। और फिर जब
जब वो किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास होता है, या उन्हें अगर ये ऑप्शन दी जाए कि आपकी लाइफ एक ऐसे बंदे से हम चेंज कर दें जिसके पास औलाद नहीं है, तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि कितनी बड़ी नेमत है। You're not married, right? I am. You're married, okay? आपकी एक बेटी भी जी, है? मेरी एक बेटी भी है, लास्ट टाइम माशाल्लाह। आप आई थी तो शी वाज वेरी लिटिल। Yeah, now I माशाल्लाह think you did it alone. आपने अकेले किया show. नहीं आप भी थे। You literally आपको याद नहीं है? But it's okay. आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। Thank you very much. लास्ट टाइम जब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी तब बिल्कुल आप बेबी बहुत खूबसूरत ही लग छोटा रही सा था, जी, उसको छोड़ बिल्कुल। के आई थी और Yeah. नहीं, आप आपने कहा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है, अब आप खूबसूरत नहीं लग रही। पूछ रहा हूँ, तब भी आपने तो पहचाना नहीं है कि मैं उस बात की तरफ आ रही, तो आप मंजा पेट हो जाओगे, चुप कर जाओ। आप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। Thank क्या you very कहेंगी much. डॉक्टर सना इस हवाले से? औलाद के हवाले से। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, और जिसके पास है उससे भी अल्लाह ताला को शुक्र करना चाहिए, और जिनके पास नहीं है उनको भी ये अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ही देता है, तो उनको भी शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह कभी ना कभी अल्लाह ताला जो है ना लोगों को नवाजता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, मेरी फैमिली में एक हैं जिनको 17 ईयर्स बाद उनका बेटा हुआ है। तो समटाइम्स लोग जो है ना, और बहुत जल्दी लोग कह रहे होते हैं कि नहीं दूसरी शादी कर लो, ये कर लो, वो कर खाना लो। भी चलाती है मेरा Yes, ख्याल है, I do तो have आप an तो काफी orphanage. रिलेट कर सकती हैं इसको। बिल्कुल कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं अडॉप्शन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो ये है कि ये बहुत एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होती है कि अल्लाह आपको औलाद देता है। और कुछ लोग इस चीज़ पे नाशुक्री भी बहुत करते हैं। मैंने लोगों को देखा है जिनकी औलाद होती है, लोग कहते हैं हम नहीं रखना चाहते। हमारे ऑर्फनेज में लिटरली हमारे ऑर्फनेज में एक बच्ची है और उसका इवन उसके दोनों पेरेंट्स जिंदा है, बट वो बेटी थी। दैट वाज द ओनली रीज़न दे डोंट वांटेड दैट, लाइक वो उस बच्चे को नहीं चाहते थे। अल्लाह ताला जी उनको हिदायत दे। आमीन, मैं आमीन। पिछले दिनों ही मेरी एक फ्रेंड है जिससे मेरी बात हो रही थी, वो ऑस्ट्रेलिया मूव कर गई थी और उनकी शादी के बहुत जल्दी उनकी बेटी उन्होंने कंसीव कर लिया था। तो जब वो बेटी पैदा हुई तो वो बहुत ज़्यादा उसके साथ बुरा सलूक करी थी और ना कि तंग करी है, ये जैसे बच्चा होता है कुछ खाने पीने के बाद वॉमिट थोड़ी सी कर देता है, तंग करिए, ये करिए, वो करिए। तो और मैं बहुत मतलब वो उसमें थी कि मैं बहुत जल्दी मैं माँ बन गई हूँ, मैं अभी माँ बनने के लिए जहनी तौर पे तैयार नहीं थी। और फिर उसकी शादी के बाद वो बच्ची खैर बड़ा होना शुरू हो गई, उसके बाद उन्होंने दोबारा कंसीव करने की कोशिश की, लेकिन 7 साल उनको दूसरी औलाद नहीं हुई। और फिर बहुत माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ ये वो, उसको रियलाइजेशन हुई इस बात की कि मैंने ये अल्लाह ताला की नाशुक्री की थी। फिर बल्कि वो उम्रा करने गई और वहाँ जाके उसने माफ़ी मांगी और फिर जब वो वापस आई तो उसको बेटा। अच्छा, इसमें ना 2 सिनेरियोज होते हैं। सो बेसिकली इसमें 2 चीज़ें ये होती हैं कि एक तो चले औलाद जो है ना हो गई और उसके बाद माँ वैसे कोई नाशुक्री करे, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। कुछ ऐसा भी होता है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है हर औरत को। जब आप लाइक डिलीवर करते हैं बेबी तो उसके बाद एक स्पेसिफिक पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। अभी कुछ रीसेंट डेज़ की, मैं आपको 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे पास एक केस आया था, उसका बेबी होना था, सी सेक्शन हमने करवाया, वो सब चीज़ें हुई, वो बिल्कुल ठीक थी, शी वाज 21 ईयर्स ओल्ड। और जब तो दोबारा मेरे वो क्लिनिक पे आई, उसकी फैमिली लेके आई, तो शी वाज हैविंग पोस्टमार्टम साइकोसिस। दैट इज़ कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो पागल हो गई है। और उसकी फैमिली ये कि अब हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा वो एक कॉन्सेप्ट है कि जिन आ गया, 40 दिन पूरे नहीं हुए, और वो सामने वो एक था कि वो सदके का, पता नहीं वो इसने मुझे क्या स्टोरी सुनाई कि सदके का गोश्त था तो वो आ गया, उसने कुछ देख लिया और फिर इसको ये हो गया। हालांकि उसको वो मेंटल कंडीशन थी, पोस्टमार्टम साइकोसिस उसको बोलते हैं। वो बिल्कुल पागलों जैसे एक्ट कर रही थी, रो रही थी, अपने मियाँ को मार रही थी, इवन अपने बच्चे को कत्ल करने की कोशिश कर रही थी। No, she's not. She's admitted in BBH. So अब ये होता है। So ये भी लोगों को इसकी भी समझ होनी चाहिए। औलाद की बात करें, फिर हम ब्रेक के बाद फिजियोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। औलाद आपके लिए कभी कभी इम्तिहान भी बन जाती है, ठीक है? कभी कभी या तो नाफरमान औलाद हो जाए, या तो औलाद आपके हाथ से निकल जाए, या खुदा न खास्ता उसको कोई ऐसी बीमारी हो या ऐसी चीज़ हो जो आपके लिए इम्तिहान बन जाती है। और आप क्योंकि एक यतीम खाना चलाती है, तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तब वालिदैन के लिए कितना बड़ा ये इम्तिहान होता है? मुझे लगता है कि औलाद ऐसी चीज़ है ना कि इंसान, उसको थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो इंसान मरने लगता है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि कुरान में भी है कि ये आपका बहुत बड़ा इम्तिहान है, ठीक है? सो अल्लाह ताला हम सबको इस इम्तिहान से बचाए और हम सब पे रहम करे। और ये है कि कुछ गलतियाँ मुझे लगता है कि हमारी ख़ुद भी होती हैं वाइल रेजिंग द किड,
कि एक बच्चा जब आप पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स की ऐसी फॉर एग्जांपल दोनों की नहीं बनती है, उनके सामने लड़ रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली बच्चे के माइंड पे उस चीज़ का असर पड़ रहा होता है। अब वो क्या होता है, वो जब बड़ा होता है ना, तो वो जो ट्रॉमाज होते हैं ना बचपन के, वो सामने आ रहे होते हैं, उनको कैरी करते हैं। कभी कभी एक चीज़ जो जिस एंगल की तरफ मैं भी जाना चाह रहा हूँ, कभी कभी आप औलाद के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं, आप उन्हें इतना फैसिलिटेट कर देते हैं कि आप अपने आप को भूल जाते हैं। मैंने जब भी, अब ऑफ कोर्स इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू गेट मैरिड मे बी वेरी सून और व्हाटएवर, पर जब भी मैं शादी करूंगा तो मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं अपने आप, अब मेरी अम्मा कहती है जब होगा तब बात करना, बट इस वक्त मैंने सोचा हुआ है कि आई विल नॉट फिनिश माई सेल्फ, ठीक है, आई विल हैव माई ओन आइडेंटिटी, और मैं बच्चे को वो दूंगा जितना मैं दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम साउथ एशियन पेरेंट्स ये करते हैं कि हम अपनी मिट्टी मार कर ओवरडू करते हैं कुछ बच्चों को करने देते हैं। लेकिन ये रियलाइजेशन हुमायूं की बड़ी अच्छी है कि इंसान को अपने आप को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए और उन चीज़ों के साथ चलना चाहिए। ये रियलाइजेशन ही पहला स्टेप है। हालांकि हर इंसान अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा अपने आप को पुश करता है अपने बच्चे को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। मैं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कतन ये बात नहीं करी कि आप मटीरियलिस्टिक चीज़ें उन्हें दें, उनको इतना भर दें खिलौनों से कि वो फिर अपनी हर खुशी मटीरियल में ढूंढने लग जाएं। मैं ये बात कर रही हूँ कि आप फिज़िकली कभी कभी बहुत थके हुए होते हैं और आपका बच्चा चाहता है कि आप उसके साथ खेलें, तो आप खेलें, वहाँ आप अपने आप को पुश करें। लेकिन ये सोचना कि मेरी 2 लाख रुपए तनख्वाह है, मैं 2 लाख के इसको टॉयज ला के दूंगा, ये कोई उनके साथ इंसाफ नहीं है। You have said so beautiful. हाँ, कि उस चीज़ में आप अपने आप को पुश करें, लेकिन इस चीज में नहीं। एक जुमला बोला है कि आप बच्चों को इतने खिलौने लेके कि वो उसको फिर खुशी ही मटेरियल से मिलना शुरू हो जाती है। क्योंकि इमोशनल सपोर्ट कम है और मटेरियलिस्टिक सपोर्ट ज़्यादा है, तो इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा दें, क्योंकि पेरेंट्स आई थिंक अवेलेबल नहीं होते बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, बट वो कहते हैं हम तुम्हारी हर ख्वाहिश तो पूरी कर रहे हैं। आप लोगों ने ये जुमला हर जगह सुना होगा कि तुम्हारे लिए क्या छोड़ा, हमने अपना पेट काट के आपको पाला। बट वो ये चीज़ होती है कि जो इमोशनली जो सपोर्ट चाहिए होती है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्कूल में बुली किया जा रहा होता है, अब पेरेंट्स को बताया जाए तो वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप भी इस तरह कह लो, आप बच्चे खेलते हैं, लड़ाई होती है, ये होता है, वो होता है। ये मसले छोटे होते हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा मसला पता है क्या है कि इसकी महंगे स्कूल की फीस हमने कैसे करनी है। वो उस स्कूल में खुश है या उसके लिए स्कूल बेहतर है, क्या वो सारा कुछ वहाँ पर जो मेंटल लेवल, उसका फिजिकल लेवल है, वो क्या बरकरार है कि नहीं, दैट डज नॉट मैटर। हमें है कि हमने बच्चे को रिदा के बेटों के स्कूल से बड़े स्कूल में करवाना है। दिस इज व्हाट वी हैव। ये औलाद के लिए हमने ये करना है। मैं जब यूनिवर्सिटी टाइम में थी अपनी, तो मेरे साथ कुलीग्स थी, तो उसमें हमारे साथ एक कुलीग थी जो कि इतना ज़्यादा वो कांस्टेंट, उसको कोई बचपन से कुछ ट्रॉमास थे जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, बट और वो 2-3 दफ़ा वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर चुकी थी, और वो कहती थी कि जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ तो वो कहते हैं ऐसे मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ना थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की तरफ आना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसको सुने, उसको समझें कि वो क्या कह रहा है, और हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पे दुबे लुबाब ही इस टॉपिक को यहाँ पर रैप अप इस तरह करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे आपका औलाद के बारे में क्या ख्याल है, कितने हद तक हमें अपने औलाद को देना चाहिए, और जिनकी औलाद नहीं होती क्या ये इम्तिहान होता है, ये सब के बारे में बात करेंगे आपसे आज टेलीफोन लाइन पर। लेकिन आज फिजियोथेरेपी जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। बात इतनी सी है कि आपने अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलना, आपने अपने आप को नहीं भूलना, आपने अगर किसी को देना है तो उतना देना है जितना आप बर्दाश्त कर। थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा। शो लाइबा के हवाले से आपको बताएं, आज हम इनके ब्लैक हेड मास्क के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि जो ब्लैक हेड मास्क है, वैसे तो बहुत सारे लोग उन जगहों पे अप्लाई करते हैं जो आपका टी का एरिया होता है, जहाँ पे ब्लैक हेड ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसे आप पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके फेस पे जितने भी कील महासे होंगे उनको ये जड़ से निकाल देगा। एलोवेरा भी इसके अंदर मौजूद है, ये मर्दों और औरतों के लिए यकसा मुफीद है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। जी बिल्कुल,
इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी स्किन को और भी ज़्यादा बेहतर करती हैं, जैसे एलोवेरा इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर नबाताती अर्क मौजूद हैं जो आपकी स्किन को शाइनिंग करेंगे और जो कील महासों के बाद गड्ढे पड़ जाते हैं उनको भी भरने और उनको बेहतर करने में मददगार साबित होंगे। आपने अपने फेस को अच्छी तरह से धो के क्लीन करके 15 मिनट के लिए ये मास्क जो है अपने स्किन पे अप्लाई कर लेना है। या तो आप सिर्फ अपने टीक एरिया पे, जिस तरह मैंने कहा ज़्यादातर लोगों को वहाँ पे ब्लैक हेड्स होते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर लें, या फिर आप अपने पूरे फेस पे भी इस मास्क को जो है अप्लाई कर सकते हैं और 15 मिनट के बाद आपने इसे पील ऑफ करके उतार देना है। इनका नंबर भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है और इनकी वेबसाइट भी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अगर आप एक और सुब या और लाइफ को मेंशन करेंगे अपना ऑर्डर प्लेस करते हुए तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा लाइबा ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की जानिब से। जी हुमायूं जी कर लिया आपने? मैंने इतना अच्छा सारा इशारे करके बताया था कैसे होता है, मुझे किसी ने नहीं दिखाया। आती है मेरी आपको टीम साइन तो लैंग्वेज? मुझे आती, काफ़ी सारी आती, बिकॉज मैं पीटीवी न्यूज़ में जब था तो मैं सुबह 8 बजे का बुलेटिन करता था तो वो साइन लैंग्वेज के साथ होता था। तो आई यूज्ड टू बी वेरी फैसिनेटेड, तो वो हर चीज़ में इशारे करते थे, तो बिकॉज बिल्कुल मेरे साथ होता तो आपको साइड एंगल से नजर आता है। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, फिजियोथेरेपी के हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर सना, सबसे पहले घुटनों की सूजन के बारे में बात करूंगा। सर्दियों में सबसे मेन, चाहे बड़े हो या बुजुर्ग हो, क्योंकि अक्सर ऐसे काम होते हैं जैसे खवातीन होती हैं, खड़े होकर खाना बनाना, खड़े होने के बहुत सारा काम ऐसे होते हैं, तो उसमें उस सूजन के लिए क्या करना चाहिए मुझे बताएं, और ये होती क्यों है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपने घुटनों की सूजन के बारे में बताना है। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान हम कुछ घरेलू बातें करने लग गए थे। वापस आते हैं, हुमायूं ने घुटनों की सोजिश के हवाले से पूछा था। मुझे बताया कि ये होती क्यों है, ये क्या ज़्यादा खड़े रहने से भी घुटने सूज जाते हैं या लिगामेंट जो है वो उसमें से निकल जाता है, कभी कभी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो आपके घुटनों में से वो कहते हैं वो पेदा निकल गया, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं वैसे उसको, गूदा होता है आपके। वैसे में थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करते हैं फिर उस चीज़ पे आएंगे। सो इसमें मल्टीपल रीजंस होती हैं, एज रिलेटेड भी होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 35 प्लस हैं तो आपकी जो एज रिलेटेड चीज़ें हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जो कि एज के हिसाब से जो आपका फ्लूइड होता है वो आपका कम होना शुरू हो जाता है, सूजन स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर कोई प्लेयर है, कोई खेल रहा है तो उसमें होता है लिगामेंट इंजरीज हो जाती हैं समटाइम्स, उसकी वजह से भी हो जाता है। जो मसल्स हैं, अब लाइक जिस तरह अगर ओल्डर एडल्ट्स की बात की जाए तो उसमें ये होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। कुछ लोगों को जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे गाउट है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले रूल आउट करनी पड़ती हैं। अगर नॉर्मली किसी को अगर ये सब मसले मसाइल नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वो ओवर एक्सर्टेड है, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, या अपनी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा कर ली। जैसे मेरे पास तो कभी कभार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि हमने जिम बहुत ज़्यादा कर ली जिसकी वजह से आपकी इंजरी हो गई, मसल की इंजरी हो गई, सोरनेस हो गई, सूजन हो गई। तो इसमें मल्टीपल रीज़न होते हैं, वो हर बंदे के साथ साथ वेरी कर रहे होते हैं। मगर इसमें हल पे ऊपर आ जाते हैं। अगर एक्यूट फेज है, मतलब ये कि आपको शुरू है, ठीक है, आपको एक फौरन लग गई है, कोई चोट लगी, आप गिर गए हो, तो उसमें लोग क्या करते हैं, गर्म चीज़ें कर रहे होते हैं, गर्म पट्टी बांध रहे हैं, गर्म वो हीट लगा रहे हैं। हालांकि ये सबसे एक बुरी चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। आप सबसे पहले अगर आपको शुरू में कोई चीज़ लगी है तो आप आइस पैक्स यूज़ करें और बर्फ़ जो है वो लगाएं। बर्फ लगा के उससे सूजन कम हो जाती है और फिर उसको आप बांध सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नानो शो देख ली होगी ना, कहीं ऐसी कुड़ी ने कुछ पता ही नहीं है और बचपन तो सिखा रहे हैं। या जो है उनकी कॉल लेते हैं। ये वाकई कुछ ऐसी चीजें हमारे खानदानों में होती हैं जो हम चाह के भी उनको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आजकल ते मुन्ने कुड़ियां नु सब पता है, सारा कुछ पता है, नो देख लो, चख लो। बात ये ना, अच्छा सबको सलाम हो मेरी तरफ से। और भाई बात ये कि आपकी जो फिजियोथेरेपिस्ट आई हैं इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हलीमा देखें, बात ये है कि क्योंकि मेरे घर में मेरी मदर काफ़ी अर्से पैरालाइज रही हैं तो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट से बहुत वास्ता भी पड़ा है
और ये एक ऐसी जॉब है जिससे यकीन करें कि जो फिजियोथेरेपी अगर आपके साथ अटैच होता था ना, उसके रिलेशनशिप बन जाते हैं घर वालों के साथ। हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि वो आपके रोजाना का हिस्सा होता है ना, डेली रूटीन का हिस्सा। और मैं इनसे मेरे 2-3 सवाल है, मैं जल्दी कर लूंगा। पहले जैनब को बहुत सलाम हो। जैनब पता नहीं क्या चीज जबरदस्त बना रही है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका, कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है, मैंने ना इस्लामाबाद आना है हफ्ते वाले दिन, और मैंने 3 दिन इस्लामाबाद में शादी अटेंड करनी है। आपने मिलने जरूर आना है, जरूर हमसे मिलने के लिए आना है। बल्कि हम आपको शो पे आपको ये मेरी गारंटी बगैर पूछे मैंने कह दिया, हम आपको यहाँ बिठाएंगे। अच्छा, मे बी आई डोंट नो कि मुझे मंडे तक होगा नहीं होगा, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, मैं सवाल ये कर लेता हूँ कि इनसे एक तो ये मुझे सवाल करना है कि देखिए बात है कि हमारे यहाँ मोस्टली जो है ना, लोग पेन किलर्स पे इंहिसार करते हैं। जहाँ यानी फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है वो जान बचाते हैं, उनको लगता है कि फिजियोथेरेपी में महंगी पड़ेगी तो पेन किलर्स खाते हैं। एक तो इसका डिफरेंस बताइए कि पेन किलर ज्यादा खाना क्या नुकसानदेह हो सकता है और फिजियोथेरेपी क्यों जरूरी है? मेरा दिस इज माय क्वेश्चन ओनली। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच शाहिया। एंड आई मिस दैट कि आपने मुझे ये कहानी शुरू में, हर अब कॉल के शुरू में आप मुझे कहते हैं कि ये जो लड़का है ना, अब ये कॉल इस तरह शुरू करते कुछ कहते हैं मेरे बारे में। कुछ दिन से कह रहे थे, लेकिन आज मेरे ख्याल से वो आप थोड़े बेहतर हो गए ना। हलीमा, पर मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, फिर हम ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे सवाल करेंगे। हमारे घर में, मेरी नानो घर में फिजियोथेरेपिस्ट आता था, तो मेरी मामी ऐसी कोई लविंग इंसान है ना कि उनके घर में हर कोई काम करते हैं, यहाँ तक कि ट्यूशन के बच्चे आते, मैंने तो बताया था वो भी काम करते थे। तो मैं अंदर घुसा तो फिजियोथेरेपिस्ट आई थी, तो कहती है बाजी को बताते मैंने भिंडी काट दी, तो अब मैं इनको एक्सरसाइज करा रही हूँ। मैंने कहा भिंडी काट दी, तो भिंडी काटी है। सो दैट्स हाउ इट इज। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते कहीं बच जाएगा, देखते रहिए एक और सब आई। वेलकम बैक टू द शो। जी आप कर लें अपना अरमान पूरा कर लें। 4 साल आपको हो गए, आपका शौक नहीं मट्ठा हुआ, जाए आप बोले। 4 साल हो गए मेरे साथ तुम बना के रखो, अच्छा तुम्हारे हक में यही बेहतर है। चलो आपके साथ आप तो पीरो। हाँ, ये थोड़ा सा कह सकते हैं। लेडीज जेंटलमैन, आज आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे पैंडा का ये इंसेक्ट किलिंग स्प्रे, जो कि परफ्यूम्ड है, यानी कि इसका खुशबूदार और तेज़ असर जो है आपके कमरे में ना कि सिर्फ मच्छरों को, लाल बेगों को और जो भी ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि आपके कमरे में आ जाते हैं उनको ख़त्म करेगा, बल्कि आपके कमरे में एक अच्छी फ्रेगरेंस भी आपको जो है वो महसूस होगी। कमिंग बैक टू दिस कि अपने घर को नापसंदीदा कीड़ों से महफूज रखें पैंडा इंसेक्ट किलिंग स्प्रे के साथ, ताकि आपका घर रहे कीड़ों से महफूज और एक दिलकश खुशबू जो है आपकी कमरे में ताजगी भरा एहसास भी आपको दिलाए। पैंडा इंसेक्ट किलिंग स्प्रे एक ताकतवर स्प्रे है जो तेज़ी से मुख्तलिफ घरेलू कीड़ों को, जैसे कि मच्छर हो गए या लाल बेग और मक्खियों का खात्मा करता है। टेलिंग यू दिस एट द मोमेंट कि आजकल डेंगू बहुत बुरी तरह फैला हुआ है और उसके केसेस दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये स्प्रे आपके घर में बिल्कुल एक नेसेसिटी की तरह वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। इस पैंडा स्प्रे का एक अच्छा चीज़ तो ये बताई मैंने आपको कि इसको आपकी ताजगी भरा एहसास भी आपको होगा, इंसेक्ट भी मर जाएंगे, क्योंकि जब आप स्प्रे करते हैं ना तो एक गंदी सी स्मेल आ रही होती है जैसे ही आप स्प्रे करते हैं, एंड यू कांट गेट इन द रूम, आप रूम में नहीं जा सकते। लेकिन इससे आपको एक अच्छा एहसास भी आएगा और ना कि सिर्फ ये 25% आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है, ताकि आप इसको ज़्यादा देर तक यूज़ करें। तो आपका महीने का जो आप लेते हैं ना ग्रॉसरी लाते हैं, तो उसमें आप ये एक ले आएंगे तो आपका महीना बहुत बेहतरीन तरीके से गुजर जाएगा, बल्कि इट विल कंटिन्यू फॉर 1.5 महीना। तो ये भी आपकी बचत हो जाएगी। आम स्प्रे के नागवार बदबू के बरक्स ये स्प्रे इस्तेमाल के बाद छोड़ता है हल्की खुशबूदार महक जो फिजा को ताज़ा और आपको आरामदेह बनाती है, ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। किचन, बेडरूम, बाथरूम या किसी भी जगह पर आपको लगता है छत पे कहीं पे है, इसको आप स्प्रे करें। इट विल नॉट बी दैट कि आप उस कमरे में दोबारा नहीं जा सकेंगे। तो आज ही जाइए, लेकर आइए अपना पैंडा इंसेक्ट किलिंग स्प्रे विच इज़ 25% एक्स्ट्रा आपके लिए, आपके घर के लिए एक मुफीद स्प्रे। थैंक यू सो मच हुमायूं। ये वाकई बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपको बदबू का एहसास जो है वो ना हो इस स्प्रे के इस्तेमाल करने से। अच्छा डॉक्टर सना, जब हम ब्रेक पे जाने लगे थे तो याहिया की कॉल आई थी और वो पूछ रहे थे कि बहुत सारे लोगों को जब दर्द होता है तो वो दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, पेन किलर्स खाना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते बिकॉज ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव है। तो दवाइयाँ खाने के क्या मुज़र असरात हैं, और डॉक्टर के पास अगर आप चले जाएँ जो आपको आज लग रहा है कि जी ये पैसे मुझसे ज़्यादा ले रहा है, तो वो आगे आने वाले दिनों में कितना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? सबसे पहले तो सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है
कि जो मेडिसिन है ना, ठीक है, वो आपके पेन को सिर्फ सप्रेस करी है, ब्रेन को आपके सिग्नल नहीं जा रहा कि मुझे दर्द है उस जगह पे, ठीक है, दर्द वहाँ ही है मगर आपको महसूस नहीं हो रहा, ठीक है, तो पेन किलर तो सबसे पहले ये करी हैं। तो अब आप सबको खुद समझ आना चाहिए कि ये हमें लेनी चाहिए कि नहीं। मेरी रिकमेंडेशन में बिल्कुल मुझे लगता है कि आप इंतज़ार ना करें। अब पेशेंट्स आते हैं 7-7 8-8 साल पुराना दर्द है, ठीक है, और वो कहते हैं जी हम पेन किलर्स लेते रहे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने मालिशें कराई, ये किया, वो किया, तो ठीक तो होता रहा डॉक्टर साहब, लेकिन दोबारा आ गया। हाँ, दोबारा हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो सब लोगों को समझना चाहिए, अगर आपका मस्कुलर या कोई हड्डी का कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फ़ौरन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उनको बताएं, ठीक है, क्योंकि वो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है और बेहतर क्या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप इज आपको कहीं पे दर्द होता है तो गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट ताकि वो आपकी चीज करे। हमारे साथ हुमा लाइन पर है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग हुमा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आप कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसी हैं और शहजादी कैसी है? माशाल्लाह से नूर भी ठीक है और आप लोगों को वक्त दिया। और हुमायूं का हेयर स्टाइल मैं पूछ रही थी, मतलब ये बालों को क्या हुआ? मैंने कहा शायद हज या उम्रे पे गए थे मानो, उधर कटवाते हैं तो शायद ये आपने अपने बाल कटवाए हो। नहीं, तो मैंने हज और उम्रे पे जाना था लेकिन नाई यहीं पे था तो उसने यहीं काट दिए मुझे। अच्छा, यानी कि आपने शॉर्ट खुद से रखे? जी जी, मैंने शॉर्ट खुद से रखे थे। गर्मियाँ थी बहुत ज़्यादा तो मैंने कहा बाल थोड़े कम कर दूं, वैसे भी कम थे तो मैंने कहा थोड़े और कम कर दूं। अगर कम ही कर रहे हैं अल्लाह मियाँ तो मैं कहता हूँ ये लें आप सारे रख लें आप लोग। अच्छा, नहीं हमने बहुत टाइम बाद देखा था ना, मैंने बताया था ना हमारी इधर से चैनल हट गया था तो वो देख ही नहीं पा रहे थे। ये साजिश तो चल रही है हमारे पीछे, ये फखर ही करवा रहा है कुछ, मुझे लगता है। आई थिंक क्या सवाल है, क्या पूछेंगी आप? औलाद के बारे में क्या कहेंगी? आपकी बेटी भी है, औलाद को कैसे डिफाइन करेंगी? नहीं, ये तो अभी मैंने टीवी अभी ऑन करा है तो मुझे आपके प्रोग्राम का पता नहीं, बस ये जो अभी फिजियोथेरेपी का चल रहा था ना तो मुझे भी अपने घुटनों का मालूम करना था कि जी जी जरूर पूछें, क्या पूछना चाह रही है? जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो अक्सर ऐसे नहीं, जैसे आवाज आती है कटक जैसे घुटने की, तो ये किस वजह से आती है? कौन सी कमी होती है? नमाज में ज्यादा होता है, वैसे नहीं होता? बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। अब ये पता है, ये फखर भाई की भी आती है और मेरी भी आती है। कितना एज में डिफरेंस है पर दोनों की आती है। आजकल चलता है यंगस्टर्स का भी, जो बहुत जवान है और जो बुजुर्ग है। घुटनों का सवाल सबसे पहले किससे पूछा था? अस्मा जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हेलो, मैं फैसलाबाद के स्टेज शो करता रहा तो मेरे से काम मुकाबला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? अच्छा, मुझसे बात हो रही है? हाँ, नहीं, मैं अस्मा बात कर रही हूँ कराची से। बिल्कुल हमें पता है। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाह रही हैं अस्मा जी? क्या पूछना चाह रही हूँ? पहले तो पूछिए। हम के लिए सवाल हम पूछते हैं औलाद जैसी नेमत जो है उसके बारे में क्या कहती हैं कि कितनी बड़ी नेमत है और इसकी कदर किस तरह से करनी चाहिए? इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने ये नेमत दे के और हमें एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाला है। जब वो बच्चे हैं तो उनसे कोई गलती होती है और हमने उन्हें कुछ समझाया हुआ नहीं है तो आखिरत में हमसे भी सवाल किया जाएगा कि हमने उनकी सही तरबियत क्यों नहीं की। बिल्कुल ठीक, सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि हमारी औलाद और हम में एक जनरेशन गैप होता है तो हमें उसी के लिहाज से चलना चाहिए। बिल्कुल हम पुराने ज़माने की चीज़ें हमें नहीं डालनी चाहिए उन पर। हाँ, ये है कि हर बुराई से दूर रखें। आजकल आप ही का एक ऐड चल रहा है, वेव का, आप लोग वेवी का ऐड भी चला रहे हैं। जी जी। इसमें इतना अच्छा मैसेज दे दिया उन्होंने कि वो कहते चला यार रेस लगाएं, तो बोलता है कि नहीं अम्मी ने मना किया है, वो रेस नहीं लगाता। मैंने कहा इन ऐड ने कितना प्यारा मैसेज दिया है, कितना अच्छा मैसेज भी बहुत प्यारा है। आप लोग इतने कोई प्यारे हैं ना कि मतलब आप हमारे लिए, क्योंकि आप शो देख रहे होते हैं एंड यू वॉच द एड्स एज वेल। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। वी फील सो प्राउड ऑफ इट। हम वापस आएंगे और जो पेन किलर के हवाले से उन्होंने सवाल का जवाब तो दे दिया। अब नाउ वी गोइंग टू मूव ऑन टू वो जो घुटनों की आवाज़ आती है जब आप नमाज पढ़ते हैं, उसके बारे में पूछे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए कौर सब, आपका दिन बेहद अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल आया था और उन्होंने पूछा था कि जी नमाज पढ़ते हुए घुटनों में से आवाज़ें आती हैं चटकने की, तो उसके हवाले से कि किस चीज़ की उनके अंदर डेफिशिएंसी है, उनको किस चीज़ की सप्लीमेंटेशन चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें भी मल्टीपल रीजंस होते हैं। ठीक है, समटाइम्स तो कुछ भी नहीं होता और गैस बबल होते हैं जो आपके बन जाते हैं साइनोवियल फ्लूइड में या आपके जॉइंट में, तो वो आपकी आवाज़ आ जाती है समटाइम्स। ठीक है, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा रेगुलरली हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक तो आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं है, आपके जो ऊपर वाला मसल है और नीचे पीछे वाला जो मसल होता है, ठीक है, ऊपर कॉर्ड्स एंड हैम्स, जिसको क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं, इनकी स्ट्रेंथनिंग की सख्त ज़रूरत होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि समटाइम्स ये होता है कि जेनेटिकली लोगों को ऑस्टियोथराइटिस होता है जी, ठीक है, और लोगों को पता नहीं होता इस बात का। ठीक है, तीसरी चीज़ ये होती है कि जो है एंगल समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो नी नॉक हो जाता है, आपके जो एंगल है टांगों का वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, बो शेप हो गया या डिफरेंट शेप में, या वेट की बहुत ज़्यादा वेट की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि हर पेशेंट से वेरी कर रहा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कॉन्स्टेंटली ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एक तो आप ये करें कि एक्सरे कराएं, ठीक है, नी का एक्सरे कराएं। दूसरा ये कि अपने विटामिन डी लेवल और कैल्शियम लेवल चेक करवाएं। अच्छा डॉक्टर सना, आप बात करते हैं उस चीज़ की जो कि बहुत मेजर प्रॉब्लम, बैक पेन। हर कोई कहता है उठा नहीं जा रहा, अब सुबह उठती हूँ तो ख़वातीन कहती है काम करने के लिए उठती हूँ, मेरी कमर में बहुत दर्द है, फौरन हम एक गोली खाते हैं और वो कमर का दर्द ठीक हो जाता है। मुझे पता है ये कमर का दर्द होता क्यों है, इसकी क्या क्या वजूहात है और इसको ठीक करने का क्या ठकोर ही इसका इलाज है? ठकोर करते आराम आ जाता है, तो मुझे इसके बारे में बताइए। अच्छा, अब ऐसा होता है कि टिकोर जो आप बात कर रहे हैं ना, कि वो इसलिए होता है कि मसल थोड़े से उससे नरम हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए, ठीक है, और उसमें ऐसे फील होता है कि आप रिलैक्स हो गए हो। हालांकि जब जैसे ही आपको दोबारा हवा लगेगी मसल वैसे ही दोबारा स्टिफ हो जाएगा, ठीक है, सख्त हो जाएगा या स्पैज़म में चला जाएगा। अब हम सबसे पहले अगर हम ख़वातीन की बात करें तो आपको पता है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा खड़े होकर काम कर रही होती हैं, झाड़ू लगा रही हैं तो नीचे झुक के झाड़ू लगा रही हैं, जी जी, पॉस्चर सही नहीं है, और मल्टीपल कोई चीज़ है वजनी उठा ली, जैसे लगाना इज अ वेरी बिग टेक्निक, उससे पूरा आपका जोर लग रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। दूसरा ये कि समटाइम ऐसा होता है कि ख़वातीन को और मर्दों दोनों को पता नहीं होता कि वेट लिफ्ट कैसे करना है, उठाना कैसे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा झुकेंगे ढुस करके, यूं करके आपकी कमर पूरी राउंड होगी और आप उठा रहे होंगे, और उससे क्या होता है कि आपका जो कमर के अंदर जो डिस्क होती है ना, उसमें आपके गूदा होता है, ठीक है, बेसिकली, तो वो जो है वो क्या होता है कि वो कंप्रेस होता रहता है, ठीक है। जब एक टाइम ऐसा आता है कि वो हल्का हल्का बाहर आना शुरू होता है, प्रोट्रूड आउट हमारी जुबान में कहते हैं, कि वो निकलना शुरू हो जाता है। अब वो क्या करता है कि वो आपके जो साथ वाली नसें होती हैं उनको भी दबा रहा होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमें ऊपर से दर्द जाता है टांग से और नीचे हील तक जाता है, कोई वेन प्रेस होगी, वेन प्रेस होगी। अब इसमें भी जिसको शाटिका भी कहा जाता है, अब इसमें क्या होता है, एक तो स्पाइन का मसला हो रहा है, ठीक है, दूसरा ये होता है कि आपके पट्टे जो हैं, जो आपके मसल्स हैं वो सख्त हैं। अब सख्त मसल का क्या होता है, एक पट्टा सख्त हुआ वो नीचे वाले को खींचेगा, फिर करते करते आपकी पूरी बॉडी केमिस्ट्री खराब हो जाती है। तो ये है कि अब जिस तरह पेरिफॉर्मस एक पट्टा होता है हमारा जो हिप वाली रीजन में होता है, उसके नीचे वो नस जा रही होती है, ठीक है, तो वो भी कंप्रेस हो गई। तो इन सब चीज़ों का हल ये है कि आप फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपको गाइड करे कि अच्छा आपके मसल्स वीक हैं तो आपको मसल स्ट्रेंथनिंग इसका कोई एक इलाज नहीं है, ये सब क्या? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जल्दी से आपको यहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ, आप लोगों को मैं दिखाऊँ, एक पोस्चर है जो मैं आपको लिटरली वी डूइंग अ फेवर टू यू। आप यहाँ पे अगर खड़े हैं ना, आपने कभी वो चीज़ उठाते, आप यूं करके उठाते हैं, ठीक है, आप यूं करके उठाते, आप अपनी पूरी कमर को राउंड करते। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप अपनी कमर को सीधे करके आप ऐसे एग्जैक्टली, ठीक है, आप ऐसे उठाएं, और यकीन माने ये दिस विल डू वंडर्स। मेरे वालिद साहब को मैंने ये चीज बताई और ऑफ कोर्स ही न्यू इट, बट आपको पता होता है लेकिन फिर भी आप करके उठाते हो। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे बैठकर ऐसे ही सीधे में उठानी, स्क्वाट्स बोलते हैं, ठीक है, आपने वो उस पोजीशन में जाके आपने चीज उठानी होती है। उससे ये होता है कि आपकी कमर पे डायरेक्टली जोर नहीं पड़ता। आए किचन में चलते हैं, साथ साथ बात भी करते हैं, तो कमर पे जोर नहीं पड़ता, और उससे क्या फायदा होता है? उससे ये होता है कि आपके मसल्स जो हैं वो आपके एकदम स्टिफ नहीं होंगे, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें बल्ज नहीं होगा। ओह सो लुक सो यमी। बल्ज को मारे गोला, ये वाला जरा मजे कर लेना, दिस इज सो नाइस। एक फ्राई ले सकती है आप, really? आप खान वो चिकन भी ले सकती हैं। ओके, मेरे ख्याल में ज़्यादा महंगा भी नहीं, 1600 रुपये का स्टेक है मेरे ख्याल में। ज़ैनब 1600 को दे रहे हैं हम। हाँ जी, 1600 का दे रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस।
आपने मेरी फीस हाँ एग्जैक्टली, मेरी बहुत सारी पीसेस एक्चुअली। ठीक है, रेसिपी यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जो मैंने चिकन स्टेक के लिए मैरिनेशन बनाई थी, उसमें मैंने चिकन फिले जो है वो 4 अदद लिए थे कि 4 अदद फिले के हिसाब से रेसिपी है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच है, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच, धड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और तेल 4 खाने के चम्मच या बटर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इसको फ्राई करने के लिए या बनाने के लिए। सॉस के अज्जा जो हैं, सॉस इसकी वाइट सॉस जो मैंने बनाई है उसमें मक्खन 2 खाने के चम्मच गए हैं, इसके अंदर तेल भी जाएगा ताकि मक्खन जो है वो जले नहीं। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, चिकन स्टॉक 1 कप जाएगा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और क्रीम 1 कप आप इसमें ऑप्शनल है ऐड कर सकते हैं। आपने मैरिनेशन ज़्यादा देर के लिए स्टेक को लगा के नहीं रखनी, 1 घंटा काफ़ी है चिकन स्टेक के लिए, चिकन स्टेक के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो सॉसेज है ना वो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट कर देगा। अगर ज़्यादा आप देर रखेंगे तो फिर ये जो है ना टूटने लग जाएगा, तो आपको जो शेप चाहिए ना वो नहीं मिलेगी। अच्छा ज़ैनब, मेरा टूटता नहीं है, पर तुमने जो बात बताई है मैं फ्रिज में रखता हूँ सॉस लगा के, पर वो नरम बड़ा हो जाता है चिकन, वो नरम बड़ा हो जाता है और इसके ना जायका। अच्छा मुझे ज़ैनब, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन स्टेक्स। मैंने तुम्हारा भी इसलिए ट्राई किया ताकि मुझे इसका आइडिया हो। ज़ैनब, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए तुमने ये तो किया, तुमने कटिंग्स बड़ी अच्छी ली हैं, ठीक है, इसको ज्यादा मोटा नहीं है, तो इसको क्रिस्पी बनाने के लिए व्हाट यू कैन डू, दिस इज आल्सो बिट सॉफ्ट एंड आई वांट अ लिटिल क्रंची। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं ये करती हूँ कि इसको सॉफ्ट करने के लिए मैं नमक और विनेगर में इसको डिप कर देती हूँ 10 से 15 मिनट, और उसको जूसी भी हो जाए और विनेगर इसको सॉफ्ट कर देगा। ठीक है, दूसरा ये कि इसको आप बटर में बनाएं और आपने जो फिले लेना है बेशक वो थिक है, जैसे ये वाला थिक है तो मैंने इसको भी हैमर नहीं किया, लेकिन आप इसको हैमर करें ताकि जो चिकन के अंदर टिश्यूज है ना वो टूट जाए और आप जब फोक से उसे काटेंगे या छुरी से यूज करेंगे तो बहुत इजीली। अच्छा ज़ैनब, व्हाट आई डू इज मैं छुरी से निशान डाल देता हूं ताकि एक तो मसाला अंदर चला जाए। छुरी से ना वो कट्स नहीं लगाते आप, मैं वो लगा देता हूँ, उससे हो तो जाता है क्रिस्पी। अब मुझे आज तक समझ नहीं है, मेरा एक मीडियम नहीं आ रहा, या तो बहुत सख्त हो जाता है या तो बहुत नरम हो जाता है। अब मुझे हल्का सा क्रिस्पी अलॉन्ग विद जूसी चाहिए, वो नहीं समझ आ रहा। आपने मीडियम आंच रखनी है, तेज नहीं करनी। लोग कहते हैं ना कि वो आपने बहुत तेज रखने के लिए तेज करनी, तेज नहीं करनी। एक तो मीडियम, देखिए मेरा कितने स्लो है फ्लेम, आपका नहीं मेरा बहुत तेज होता है, तो आपने तेज नहीं करना। और दूसरा ये कि आपने अपने सारे स्टेक फिले पे आपने हैमर करना उसको, वो करता हूँ, सिर्फ आंच मेरी हल्की और कट्स नहीं लगाना अपना, हैमर कर देंगे काफी है। अच्छा, मैं हैमर करके भी कट्स लगाता हूं। नहीं, कट्स नहीं लगाने पे फायदा नहीं है ना, वो तो आपका तो मसाला नहीं जाता बोन के साथ थोड़ी नहीं, आपने जब मैरिनेट के लिए तो वैसे ही चला जाएगा मसाला इसके अंदर। अच्छा ज़ैनब, एक और चीज़, लेमन डालने से अगर आप उसे काफ़ी दिनों के लिए 3-4 दिन के लिए रखते हो तो लेमन से क्या खटास आ जाती है, ख़राब हो जाता है? वो सॉफ्ट भी कर देगा ना उसको, बहुत ही ज़्यादा टेंडर कर देगा। अच्छा अच्छा ज़ैनब, अगर यही चीज़ आपने बनानी हो बीफ स्टेक के साथ तो फिर आपने कितनी देर मैरिनेशन? अच्छा, बीफ, क्योंकि मुझे बीफ पसंद है। अच्छा, बीफ स्टेक में तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप सॉसेस वगैरह डालें, आप सिर्फ काली मिर्च और नमक डालें और आपने अंडरकट ले लेना है और वो आपको 15 मिनट में बड़ा ईजीली, 15 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, बहुत ही जल्दी वो अंडरकट बन जाता है और वो हाई फ्लेम में बन जाता है। और ये तो चिकन की बता रही हो 15 मिनट में। हाँ, और अगर ये चीज मौजूद ना हो तो फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। पता है, आई वाज मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, टोल्ड मी, एक मेरा टाइम मैं 4 से 5 मिनट बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि चिकन मुझे लगता है जल्दी ज्यादा फ्लेम करते होगे ना तो जल्दी से बाहर से वो हो जाता होगा। नहीं तो मुझे 15 मिनट का। अच्छा ज़ैनब, एक और चीज जो मुझे सवाल पता है, ज़ैनब इसको ढकना नहीं चाहिए? नहीं, ढकना नहीं चाहिए। मैंने ढका हुआ भी है इससे बहुत दफा। क्यों? क्योंकि मैं चिकन को नहीं, चिकन स्टेक रखा, उसको ढक दिया तो मैंने कहा स्टीम से अंदर से पक जाएगी। हाँ, ये बहुत सारे लोग समझते हैं। वो ये ब्रेस्ट है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप हैमर भी कर रहे हैं, इसके साथ आप विनेगर या बाकी सॉसेस भी लगा रहे हैं तो वो ऑलरेडी ही आप मैरिनेशन के टाइम पे उसको पका ही लेंगे तो वो गल जाएगा। इससे बड़ी बीच में बात है, वो चाह रहा है कि उसके दांतों को कोई काम ना करना पड़े, हमायों एक नवाला मुंह में रखे और वो घुल जाए और हमायों उसको निकल ले। अच्छा हलीमा, एक और चीज, इससे बड़ी अच्छी टिप बताइए जो मुझे बहुत बाद में पता चला। मैं क्या करता था, मैं लाता था थाई पीस, वो सॉफ्ट। अब थाई पीस का स्टेक कभी ना बनाए, बिकॉज एक वो स्मेली होता है थाई का गोश्त, ठीक है, दूसरा वो बहुत नरम होता है, ठीक है, और बहुत ऑयली होता है, बहुत ज्यादा ऑयली होता है। और मैंने फिर बाद में ब्रेस्ट लाना शुरू किया। ब्रेस्ट इज ओके, बेशक ड्राई होता है, लेकिन जब आप स्टेक बनाते हैं तो जूसी आप खुद कर सकते हैं। बटर के साथ बटर ऐड करें, आप बटर ऐड करें तो जूसी हो जाएगा।
स्टेक जब मैं बनाती हूँ, मैं जब स्टेक बनाती हूँ हमायों का रिएक्शन ऐसा ही आई लव बेकिंग स्टेक्स। अच्छा मुझे जो है ना, मैं जब भी स्टेक बनाती हूँ मैं हमेशा बीफ के बनाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि बीफ का फ्लेवर ही कुछ और बिल्कुल ओ या स्टेक तो होता ही बीफ है, ये तो फिले होता है। वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा ज़ैनब, फिर एक और चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमें जो है वो ऊपर से सॉसेस चाहिए, अंदर नहीं डली हुई होनी चाहिए, मतलब जैसे मैंने ये व्हाइट सॉस बनाई जी हाँ, तो ऊपर से अगर बारबेक्यू सॉस है या टैरागन सॉस है तो वो उससे भी कोई सॉसेस बना के आप ऊपर डाल सकते हैं। आपने सेम इसी का प्रोसीजर जो मैं कहती हूँ मदर ऑफ सॉसेस है ना, आपने यही रखना है। आपने ये करना है कि बारबेक्यू सॉसेस में डाल दें एक दो, तो वो बारबेक्यू सॉस बन जाएगी। ठीक है, आपने इसके अंदर बेसिक यही रहता है। हाँ बेसिक यही रहता है। आपने काली मिर्च ज्यादा कर दिया तो वो ब्लैक पेपर सॉस बन जाएगा। तो बेसिक जो है ना वो यही है व्हाइट सॉस। वन मोर थिंग, अब ये जैसे तुमने ये करा है, ये वाला स्टेक तुमने बनाया है, पूछना तो आप पूछो। ठीक है, आपने ये वाला स्टेक बनाया है। अब आप, मैं इसमें इसको जूसी करने के लिए आई डिड नॉट नो कि एक छोटा सा बटर का चम्मच कैन डू वंडर्स विद द स्टेक। वो उसका पूरा जायका ही तब्दील कर देता है। लेकिन हमेशा मैं बटर के साथ ऑयल थोड़ा सा डालती हूँ, मैं भी डालती हूँ, बहुत जल्दी जल जाता है। मैं पहले ऑयल डालता हूँ बटर में, क्योंकि बटर तो ऐसे है कि जैसे आपने लगाया है और वो खत्म है। अच्छा एक और आप काम ये करें कि आपको हर्ब्स मिलते हैं, एक तो फ्रेश होते हैं और एक ड्राई होते हैं। आप फ्रेश अगर हर्ब्स आपको कहीं मिले तो आप इसको फ्राई करते हुए हर्ब्स भी बीच में रखते हैं, और जो गार्लिक पीसेस होते हैं इतना और ये ज्यादा बीफ। अच्छा मैं गार्लिक पीसेस हलीमा द गार्लिक पीसेस, और वो जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। और एक और टिप, इस मसाले के साथ ज़ैनब विल इंडोर्स इट डेफिनेटली, बेसिल लीव्स। ओए होए होए, इसके ऊपर छिड़क दे आप। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ चंद सवाल डॉक्टर सना से करेंगे और उसके बाद आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। छोटा सा ब्रेक है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू द शो। लास्ट हमारे पास कुछ मिनट्स हैं, जल्दी जल्दी एक दो सवाल जो है वो डॉक्टर सना से पूछ लेते हैं। डॉक्टर सना, एक तो ये सवाल था, एक क्वेरी थी किसी हमारे कॉलर की, वो पूछना चाह रही थी कि जो मसाज चेयर्स आजकल घर पे जो है वो आ गई हैं या फुट मसाजर्स आ गए हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी इस्तेमाल करना क्या वो सही है? आपको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं और आपका दिल भी करता है उन पर बैठने का, तो वो आपकी बॉडी के लिए सही है? अच्छा, जिस बंदे की ऑलरेडी मसल स्पैज़म्स हैं, ठीक है, स्टिफनेस है, उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मसाज वो चेयर वाले मेरे पीछे ना पड़ जाए वो अलग बात है, बट ये मेरे ख्याल में से ये होता है कि आपका जब स्टिफ होते हैं मसल्स और फिर आपको पता है कि वो नॉर्मल रिलैक्स नहीं कर रहा होता, वो बहुत ज़ोर से उस चीज़ को दबा के वो चीज़ कर रहा होता है, तो उससे ये होता है कि मसल सोरनेस हो जाती है, मतलब ये मसल सूज सकता है, इन्फ्लेम हो सकता है, उसके साथ दर्द ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करें। प्लीज गो टू द फिजिशियन जो आपके लिए मसल चेयर आप इंडोर्स नहीं करती बिल्कुल भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर कोई बहुत यंग पेशेंट है और उसको कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, और वो अगर करना चाहता है समटाइम्स कि मैं बहुत जस्ट टू गेट रिलैक्स, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट पेशेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेशेंट्स जिनको दर्द है वो इसको हल ना करें। अच्छा एक लास्ट सवाल नेक के हवाले से, जिन लोगों को है वो अगर कॉलर कंटिन्यूअसली पहन के रखते हैं तो इज इट राइट वो पहन सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। देखिए, कॉलर आप इस सिचुएशन में पहनते हैं कि आपको अगर डिस्क के अंदर कोई स्पेसिफिक ऐसा इशू आ रहा है कि वो आपका जो मसल्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं उनका इशू नहीं है, आपको स्पाइन के अंदर इशू है कि जिसमें आप कहते हैं कि मूवमेंट जो है ना वो आपकी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। अगर नॉर्मल पेन की वजह से आप कॉलर यूज़ कर रहे हैं तो मसल और ज़्यादा स्टिफ होगा और उससे और ज़्यादा पेन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे नसें होती हैं बहुत ज़्यादा, जिसको ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं, तो उससे ये होता है कि आपके बाजू सुन होना शुरू होंगे, हाथ आपके उसमें नमनेस आना शुरू हो जाती है, तो ऐसी कोई भी हरकत प्लीज ना। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द स्टेक्स, बिल्कुल रेडी स्टेडी खड़ी हुई आप। हलीमा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज जो है वो अच्छे काम किए, अच्छी बातें की आपने। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको यही कहेंगे कि आपका हर दिन नहीं बल्कि आपका हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे।